हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी की क्लास 10 की प्रिपरेशन बहुत ही ताबड़तोड़ चल रही होंगी और आपके हेल्थ, आपके स्वास्थ्य जो हैं वो बहुत ही फिट और फाट होंगे। और मैं ये भी मान सकता हूं कि आप बहुत ही क्लास 10 को लेकर एक्साइटेड होंगे, आप बहुत ही खुश होंगे। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक क्लास 10 का बायोलॉजी का एक ब्रांड न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। यदि आप इसके हेडिंग पे गौर करें तो लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस कितना शानदार हेडिंग लिखा हुआ है ना, कि आप जिंदगी में जो कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आप अपने जीवन में, आप अपने एवरीडे लाइफ में जो कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वही तो हमारा एक लाइफ का प्रोसेस है, वही तो हमारा एक लाइफ का पार्ट है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहला एक सनम मिल जाए तो ठीक है, 2-4 लाख रुपया मिल जाए तो ठीक है, और एक दो ऑडी मिल जाएगा तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना। खैर, ये मजाक था। ये हमारे टॉपिक का जो है ना, ये हमारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग चीज था। खैर, सबसे पहला हेडिंग लिखा हुआ है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में मेनली हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, किस प्रकार से हम लोगों को एनर्जी मिलता है जिसके कारण मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं, या फिर आप अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर मुझे देख पा रहे हैं, या फिर आप मेरे वीडियो लेक्चर को सुन पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। क्या रीजन है कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से घूम फिर सकता हूँ, मैं अपना हाथ इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। क्या रीजन है, क्या मूवमेंट का यहाँ पे प्रोसेस है, क्या हमें अलग से कोई चीज फोर्स कर रहा है, क्या हमें अपने आप को मूव करने के लिए, इन सारे चीजों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस में हम लोग पूरा का पूरा ये फोकस रखेंगे कि इस चैप्टर में जो कुछ भी हम लोग पढ़े, हर चीज डायग्राम के थ्रू पढ़े, क्योंकि डायग्राम लाखों चीजों को लिखने से ज्यादा बेटर डायग्राम यदि बनाकर पढ़ाया जाए या फिर पढ़ा जाए तो ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो हम लोगों का ये कोशिश रहेगा इस चैप्टर में कि हम लोग जो कुछ भी इसमें पढ़े बहुत हद तक डायग्राम के थ्रू पढ़े, और डायग्राम के थ्रू यदि आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके माइंड में वो डायग्राम हमेशा का हमेशा घूमता रहेगा। तो सबसे पहली बात तो लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठते होंगे, स्कूल जाते होंगे, स्कूल में जाकर पढ़ते होंगे, स्कूल से आने के बाद खाना खाते होंगे, खाना खाने के बाद कोचिंग जाते होंगे, कोचिंग जाने के बाद आप थोड़ा बहुत खेलते भी होंगे, उसके बाद फिर से आप शाम को पढ़ते होंगे, फिर आप रात को सो जाते होंगे। तो ये जो आप कुछ लाइफ के प्रोसेस देख रहे हैं, जो फंक्शन आप डेली का डेली परफॉर्म कर रहे हैं, यही तो हमारा लाइफ प्रोसेस है। लेकिन इन सब को करने के पीछे क्या रीजन है, आप क्यों सुबह उठ पा रहे हैं, आप क्यों स्कूल जाकर 5-5 घंटे 6-6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ पा रहे हैं, ये एनर्जी आपको कहाँ से मिल रहा है, या फिर आप खेलने जा रहे हैं तो आपको वहां पे एनर्जी कैसे मिल पा रहा है, इन सारे चीजों को हम इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार और अपने नोटबुक और अपने पेन को रखिए सामने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हर बार फोन को उठाना और यूट्यूब चैनल को खोलकर इस वीडियो को देखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हर वक्त आप फोन यूज नहीं कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आपके पास ये एक रिटन फॉर्म में रहे, तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो खैर, हम लोग शुरू करते हैं अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर। सबसे पहले चीज, इसके डेफिनेशन पे यदि जाएं तो बड़ा सरल सा डेफिनेशन है, बहुत आसान सा इसका डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, देखते हैं इसका। सबसे पहले लिखा हुआ है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द बेसिक फंक्शन, बेसिक फंक्शन का मतलब हो गया कि छोटा मोटा एक्टिविटी जो कुछ भी आप अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल वही है कि जैसे आप सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल जाने के बाद फिर से वहाँ पे 5-6 घंटा कंटिन्यूस पढ़ना, कंटिन्यूस पढ़ने के बाद फिर से आना, फिर खाना खाना, खेलना, फिर से पढ़ना, फिर से रात में सो जाना। ये जो कुछ आपको फंक्शन देखने को मिल रहे हैं एवरीडे लाइफ में, यही तो हमारा लाइफ प्रोसेस है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं, स्कूल कितने घंटे पढ़ रहे हैं। हम लोग ये करेंगे, इसमें हम लोग ये मेनली पढ़ने जा रहे हैं कि इन सब को करने के पीछे रीजन क्या है, आखिर क्यों हम लोग यदि ये कर पा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है।
इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या था, बेसिक फंक्शन, उसके बाद परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यदि आपको इस पृथ्वी पे रहना है, यदि आपको इस गोला पे रहना है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने ही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप डेली का डेली खाना नहीं खाएंगे, हो सकता है कि एक दिन यदि खाना ना खाया जाए तो मेंटेन हो सकता है, क्योंकि यदि फास्टिंग पे यदि आप रहते हैं कभी कभी तो एक दिन से कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए फूड, यदि हमको इस पृथ्वी पे सरवाइव करना है तो हमारे लिए फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फूड हम लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि विदाउट फूड आपको एनर्जी भी नहीं मिल सकता है। तो पृथ्वी पे रहने के लिए, आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यही तो हमारा लाइफ प्रोसेस है। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। खैर, उसके बाद ये जो लाइफ प्रोसेस है, इस चैप्टर में हमें मेनली 4 प्रकार के लाइफ के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। 4 प्रकार के लाइफ के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहला, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड आर नॉन एज लाइफ प्रोसेस। अब ये क्या हुआ, तो डेफिनेशन हो गया, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भोजन खा रहे हैं, आप फूड अपने अंदर ले रहे हैं, उस फूड से आपको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, तभी तो आप खेल पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आपका फूड लेना और उस फूड से एनर्जी मिलना, यानी कि फिर से उस एनर्जी को सेल अपने पास लेगा ब्लड के थ्रू, और उससे जो आपको एनर्जी मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो एक प्रोसेस था फूड लेने का और उस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने का, और उस एनर्जी से आपको हर एक सेल तक भेजने का, और उसके बाद ही आप किसी भी बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर पा रहे थे, तो यही है हमारा न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला न्यूट्रिशन का डेफिनेशन ये हो गया कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। आप भोजन ले रहे हैं, भोजन लेने के बाद जो आपको एनर्जी मिलेगा, यानी कि आपके फूड का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है एक एनर्जी के रूप में, जो कि हमें बाद में किसी भी एक्टिविटी को करने में मदद करेगा, यही है हमारा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन याद रखिएगा हमेशा कि बेसिकली ये एक प्रोसेस है अपने फूड को लेने का और उस फूड को यूटिलाइज करने का। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? ये मेनली एक हमारा एक प्रोसेस है। उसके बाद न्यूट्रिशन आपको 3 चीज में देखने को मिलेंगे, और यही 3 चीज हमारे इस चैप्टर में भी पढ़ने, इसके अलावा लगभग कुछ होता भी नहीं है। पहला हमारा प्लांट अपना भोजन किस प्रकार से लेता है, प्लांट अपना भोजन अपने बॉडी के अंदर किस प्रकार से यूटिलाइज करता है, ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग। उसके बाद हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि हम लोग जो अपने एवरीडे लाइफ में बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सारा का सारा चीज एक छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। याद रखिएगा हमेशा कि रेस्पिरेशन के दौरान आपके बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी तभी रिलीज होगा जब आप न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू अपने फूड को आप खाएंगे, या फिर आप अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर लेंगे। तो पहली बात ये कि रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और ये तभी मिलेगा जब आपके अंदर ऑलरेडी आपके अंदर फूड होना चाहिए, फूड पार्टिकल्स होना चाहिए, तभी रेस्पिरेशन हो सकता है। एक बात और, अधिकतर बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम चीज है। नहीं बच्चे, दोनों अलग अलग है। रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग भी अलग है। रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ब्रीदिंग में केवल आप सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना होता है। याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में।
तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज है। रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलता है और ब्रीदिंग में आपको केवल सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये दोनों अलग अलग चीज है। तो ब्रीदिंग इज डिफरेंट, ब्रीदिंग अलग है। उसके बाद रेस्पिरेशन हमारा फिर प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये एक छोटा सा यहाँ पे ओवरव्यू है कि आखिर हमारा लाइफ का क्या 4 प्रोसेस है, किस प्रकार से हम लोग अपने लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन कर पा रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जब आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद उससे आपको एनर्जी भी मिल गया। अब जब एनर्जी मिल गया तो उस एनर्जी को हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी जब तक बॉडी में है तब तक उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सेल के पास पहुंच जाए तब उसका यूज है, क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोगों को एनर्जी देता है और उसी एनर्जी के दौरान हम लोग अपने एवरीडे लाइफ को परफॉर्म कर पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट में लिखिए, धड़ाधड़ आपको सवालों का जवाब मिलता चला जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से होगा, ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी मिल रहा है, इस एनर्जी को हम लोग किस प्रकार ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने बॉडी के हर एक सेल तक ताकि हमको एनर्जी मिल पाए, ये हम लोग अपने पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में। ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में हम लोगों को मेनली ये पढ़ना है कि किस प्रकार हमारे बॉडी में एनर्जी का एनर्जी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हर एक सेल तक। अब जब हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो सेल उसको क्या करेगा? कंज्यूम करेगा और उससे अपना एनर्जी बनाएगा या फिर एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, तभी तो हम लोगों को एनर्जी मिल पाएगा, क्योंकि हम लोग सेल से ही बने हुए हैं। इसलिए सबसे पहले एनर्जी जाएगा, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होके हर एक चीज जाएगा किसके पास? सेल के पास। फिर सेल के पास से वो अपना एनर्जी उससे बनाएगा, फिर उस एनर्जी को वो अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए भी यूज करेगा। उसके बाद फिर उससे जो एनर्जी वो अपना बनाएगा उससे फिर हमको एनर्जी मिलेगा। अब जब एनर्जी मिल रहा है तो हम लोग अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1 नंबर, 2 नंबर, टॉयलेट, बाथरूम, और क्या समझ सकते हैं इसमें, है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? 1 नंबर 2 नंबर तो हर किसी को जाना होता है, इसमें शर्म की बात नहीं है। खैर, तो ट्रांसपोर्टेशन से जो हमको एनर्जी प्रोवाइड होगा, उस एनर्जी को जब हम लोग यूटिलाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को जब हम लोग बाहर निकालने का जो काम करेंगे उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन में हमको इस चैप्टर में मेनली एक किडनी के बारे में पढ़ना है कि आखिर किडनी अपना किस प्रकार से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो एक बार इसका फटाक से हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहला ये कि लाइफ प्रोसेस वो हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसको कि हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में डेली परफॉर्म करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद लाइफ प्रोसेस में मेनली हम लोग 4 फंक्शंस को डेली का डेली परफॉर्म करते हैं जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जिंदा हैं। सबसे पहला हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने फूड को लेते हैं और उस फूड से जो आपको एनर्जी मिलता है वो है हमारा न्यूट्रिशन। और उस न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान ही हमारा जो फूड का पूरा जो यूटिलाइजेशन है वो उसमें हो जाता है। तो न्यूट्रिशन मेनली हमारा एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। उसके बाद रेस्पिरेशन। इस न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान जो भी आप अपने भोजन को अंदर लिए हैं, जो भी आप भोजन खाए हैं, उससे जो आपको एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी को आपको देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस के टॉपिक को जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेशन में आपको मेनली आपको एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। अब जब यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है आपको तो इस एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी होना जरूरी है हर एक सेल तक, तभी हम लोग अपने बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे, तभी तो हम आज आपके सामने बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग वो पढ़ेंगे। और
एक्सक्रीशन में मेनली हम लोग लास्ट में ये पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन करने के बाद, एनर्जी कंज्यूम करने के बाद जो हमारे बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बच जाता है, जिसे अपने बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है, उसको हम लोग कहेंगे पढ़ेंगे अपने एक्सक्रीशन टॉपिक में। और इसमें मेनली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में। कोई दिक्कत ज़्यादा समझने में, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूट्रिशन। और याद रखिएगा इन चारों टॉपिक को हम लोग पूरा का पूरा डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये चारों टॉपिक आपके बुक में एनसीईआरटी में इतने गहराई से दिया हुआ है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बहुत ही आसान शब्द में दिया हुआ है। नहीं भी समझ में आता है एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना, है कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इसमें लेंदी इसलिए है क्योंकि आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट भी देखने को मिलेगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल भी देखने को मिलेगा, और न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेनली हम लोग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे जिसका नाम होगा अमीबा। कोई दिक्कत नहीं। खैर, अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन इन प्लांट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। खैर, न्यूट्रिशन तो हमारा एक प्रोसेस हो गया जिसके दौरान हम लोग अपने फूड को अंदर लेते हैं और उससे एनर्जी या फिर उस फूड को यूटिलाइज हम लोग करते हैं, तभी जाके हमको एनर्जी देखने को मिलता है। लेकिन जब भी बात होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स दोनों एक ही चीज है। नहीं बच्चे, दोनों अलग अलग चीज है। न्यूट्रिशन अलग है, न्यूट्रिएंट्स भी अलग है। क्या है न्यूट्रिशन? हमारा एक प्रोसेस हो गया जो कि हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत डिस्कस किए हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जो आप न्यूट्रिशन प्रोसेस के दौरान जो आप भोजन खाएंगे, जो आप फूड अपने अंदर लेंगे, उसमें आपको 3 चीज बेसिकली देखने को मिलता है। हालांकि इससे और भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये 3 चीज आपको बहुत ही जरूरी और सबसे पहले देखने को मिलता है। सबसे पहला ये कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। ये तीनों का तीनों चीज आपको देखने को मिलेगा आपके फूड में। तो इस तीनों को हम लोग करते हैं सॉरी, मान लीजिए कि आपको कहने का मन नहीं है कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और फैट भी मिलता है। मान लीजिए आपको ये कहने का मन नहीं है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि तीनों कहने में बहुत टाइम लग जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इन तीनों शब्द के बदले एक शब्द यूज कर सकते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स। कोई दिक्कत नहीं। और इस तीनों को कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जहां पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड कह दे या फिर न्यूट्रिएंट्स कह दे, बात सेम है। क्या होगा? तीनों का, दोनों का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और ये आपको कहाँ मिलेगा? आप जो भोजन खाएंगे उसके अंदर मिलेगा। तो न्यूट्रिशन बच्चे अलग है, न्यूट्रिएंट्स दोनों अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। न्यूट्रिशन केवल एक प्रोसेस है, टेकिंग ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन न्यूट्रिएंट्स आपका कंपोनेंट ऑफ फूड है, जो कि आपके हर एक फूड में लगभग देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद इस न्यूट्रिशन को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहला होगा हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, समझते हैं इस चीज को कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है। ऑटो का मतलब होता है, ऑटोट्रॉपिक 2 शब्द से मिलकर बना है, ऑटो और दूसरा ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है अपना, आप इसको सेल्फ भी कह सकते हैं। मतलब ऑटो का मतलब हो गया अपना, सेल्फ। उसके बाद ट्रॉपिक का मतलब होता है प्रोडक्शन। ट्रॉपिक का मतलब प्रोडक्शन, ट्रॉपिक का मतलब प्रोडक्शन। मतलब ये हो गया सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप से डिटेल्ड में समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन अपने से बनाता हो और अपने से ही कंज्यूम करता हो। क्या बोले अभी हम कि न्यूट्रिशन, सॉरी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
जो कि अपना भोजन अपने से बनाता हो, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ प्रोडक्शन। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब प्रोडक्शन। जो अपना भोजन अपने आप से बना ले और अपने आप से बनाने के बाद उस भोजन को वो अपना भी कंज्यूम करे और दूसरों को भी दे दे, यानी कि इसके पास शेयरिंग का नेचर रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया, हर एक बैक्टीरिया नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी अलग अलग कैटेगरी पाया जाता है और कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें कि शेयरिंग वाला काम होता है और कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अपना भोजन अपने से बनाते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हालांकि अभी हम लोग ऑटोट्रॉपिक के बारे में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन हेटरोट्रॉपिक क्या है? ऑटोट्रॉपिक में तो ये समझ में आ गया कि जो अपना भोजन अपने से बना ले, ये हो गया हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल प्लांट हो गया, फिर से कुछ बैक्टीरिया हो गया। हेटरोट्रॉपिक हो गया वो जो कि अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिपेंड रहता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ये है हमारा भिखारी वाला ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या है? भिखारी हैं। कैसे भिखारी हैं भाई? मार्केट में गए, भैया 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो, पेड़ पे गए तोड़ के लेते आए। मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है। ये हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है ना। क्या हम लोग अपना भोजन अपने से बनाते हैं क्या? हाँ, अब ये मत कह दीजिएगा कि मार्केट से लाते हैं, सब्जी तो अपने से बनाते हैं, चावल तो अपने से बनाते हैं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उसके प्रोडक्शन की, उसको किस प्रकार से स्वादिष्ट बनाया जाए, ये नहीं है मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि वो अपना भोजन किस प्रकार से बना रहा है। तो ये अपना भोजन नहीं बना पा रहा अपने से, ये इस पे डिपेंड है। क्योंकि यदि हमको राइस चाहिए तो हम लोग इस पे डिपेंड होंगे, यदि हमको आलू चाहिए तो इस पे डिपेंड है, यदि हमको प्याज चाहिए तो इस पे डिपेंड है। पूरा का पूरा मतलब ये हो गया कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इस पे डिपेंड है। कोई दिक्कत नहीं समझने में? तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा वो न्यूट्रिशन है जिसमें कि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में जो अपना भोजन अपने से बना ले, हेटरोट्रॉपिक में जो अपना भोजन अपने से ना बनाकर दूसरे पे डिपेंड रहते हो, ये हो गया हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, हम लोग। अब सवाल ये है कि अभी हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा ऑटोट्रॉपिक, उसके बाद चलेंगे हम लोग अपने हेटरोट्रॉपिक में। तो अब सवाल ये है कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है? तो आइए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे एक सुंदर सा आपको ट्री का जो पिक्चर है वो देखने को मिल रहा होगा। अब इस प्लांट को अपने भोजन को बनाने के लिए कुछ कुछ चीजें जो हैं वो चाहिए, वो कंपलसरी हैं, लगभग उसको हमेशा चाहिए ही चाहिए। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है सनलाइट। इसको सनलाइट कहाँ से मिलेगा? एनवायरमेंट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इसको एनवायरमेंट से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको तीसरा चीज चाहिए वाटर, जो कि इसको अंडरग्राउंड से मिल जाएगा, मिट्टी से मिल जाएगा। उसके बाद जो लास्टली इसको चाहिए वो चाहिए इसको क्लोरोफिल। और सबसे पहला क्लोरोफिल एक पार्ट है किसका? तो क्लोरोप्लास्ट का। और क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल का एक पार्ट है जो कि हमारा है क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा पाया जाएगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा प्लांट ग्रीन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि इसको 4 चीज मेनली चाहिए अपने भोजन को बनाने के लिए। पहला क्या? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि दोनों ये अपने एनवायरमेंट से ले लेगा। वाटर इसको अंडरग्राउंड से यानी कि सॉइल से ले लेगा, मिट्टी से ले लेगा। उसके बाद इसको चाहिए अपना क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल स्टोर कहाँ पर रहेगा? क्लोरोप्लास्ट में। और ये क्लोरोप्लास्ट है क्या? एक सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये हमारा क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि आपको प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन अब आप ये मत समझ ले कि केवल और केवल क्लोरोफिल का काम प्लांट को ग्रीन कलर ही प्रोवाइड करना है, नहीं। आपको आगे मिलेगा क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करने में भी मदद करता है। याद रखिएगा क्लोरोफिल का 2 फंक्शन है, पहला प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, दूसरा सनलाइट को कैप्चर करना। ये आपको मिलेगा आगे। तो इसको मेनली 4 चीज चाहिए। पहला क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल। कोई दिक्कत नहीं समझने में यहाँ तक? अब लेकिन
जब भी आपके सामने बात किया जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो आप समझ लीजिएगा कि बात हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का जब भी जिक्र होगा आप समझ लीजिएगा कि बात हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। और ये दोनों आपको कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने एनवायरमेंट से ले लेगा, वाटर ये अपने सॉइल से ले लेगा, अंडरग्राउंड से ले लेगा, है ना। उसके बाद सनलाइट, इसको सनलाइट एनवायरमेंट से मिल ही रहा है। और क्लोरोफिल जो कि है प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो अब यहाँ पे आप अपने क्लास 6, 7, 8, 9 के फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन को याद कीजिए, क्या था? याद कीजिए क्या था? याद आ रहा है? कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे, खैर समझिए। द प्रोसेस, हाँ ऐसा डेफिनेशन नहीं बताने जा रहे हैं जो कि बुक में लिखा हो, जो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हुए हैं उसी को हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा तरीका, देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। बात समझ में आ गया? यहीं पे देख के आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से, the process of making food by the plant with the help of carbon dioxide and water इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। काम खत्म। यही तो हमारा फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन था, कोई दिक्कत नहीं समझने में। लेकिन बायोलॉजी आपको कहता है कि प्लांट को केवल और केवल अपने भोजन को बनाने के लिए ये 4 चीज नहीं चाहिए, इसके अलावा भी कुछ चाहिए। लेकिन हाँ, ये 4 चीज सबसे पहले चाहिए और इंपॉर्टेंट भी है, हर एक प्लांट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा भी प्लांट को कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? जैसे नाइट्रोजन चाहिए, पहला ये हो गया, फास्फोरस भी चाहिए इसको, आयरन भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए। तो याद रखिएगा। हाँ, हालांकि ये फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में ये चारों चीज हमारा जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी कहता है कि ये आप यदि 4 चीज जिक्र कर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो काफी है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। फोटोसिंथेसिस का क्या डेफिनेशन है, बात समझ में आ गया। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब भी कहा जाए उसमें आप समझिएगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जिक्र हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए। उसके बाद एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इसको। न्यूट्रिएंट्स जब भी कहा जाए तो आप समझिएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और इसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी कहते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग 2 प्रकार में बांटे हुए हैं, पहला हमारा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन अपने से बना ले, एग्जाम्पल प्लांट हो गया, है ना, और कुछ बैक्टीरिया हो गया। और हेटेरोट्रॉपिक जो कि अपना भोजन अपने से ना बनाकर बल्कि ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड हो जाए या फिर किसी दूसरे चीज़ों पे डिपेंड हो जाए, वो हो गया हमारा हेटेरोट्रॉपिक। इसका एग्जांपल हो गया सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, और बहुत सारा इसका जो एग्जांपल है वो हमारा फंगी का भी है। उसके बाद हमारा ये किस प्रकार से अपना भोजन बना रहा है, सबसे पहले इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, जो कि अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपने भोजन को बना लेगा, है ना। लेकिन इसको बनाने के दौरान और भी कुछ चाहिए होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, ये याद रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि फोटोसिंथेसिस में ये इन सारे चीजों को यूज तो करता है, लेकिन किस प्रकार, इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, अपने प्रोटीन को बनाएगा, किस प्रकार से, इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। याद कीजिए अभी हम लोग तुरंत यहाँ पे पढ़े थे कि क्लोरोफिल का काम केवल और केवल ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करना नहीं है, उसका काम सनलाइट को कैप्चर भी करना है। तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है वो सनलाइट को कैप्चर करेगा, उसको खींचेगा अपनी ओर। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब जो क्लोरोफिल उस सनलाइट को कैप्चर किया है उसको कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी वही है जो कि आपको एनर्जी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है प्लांट में। तो पहला क्या था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर molecules into hydrogen and oxygen।
ये जो वाटर ये अपने रूट से ले रहा है, अपने अंडरग्राउंड सॉइल से ले रहा है, इस वाटर को स्प्लिट कर दिया जाएगा, यानी कि दो अलग अलग भाग में बांट दिया जाएगा। पहला निकलेगा हमारा हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वाटर का जो आपका जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो है H2O। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसको तोड़ के स्प्लिट करके हाइड्रोजन अलग कर देगा और ऑक्सीजन ये अलग कर देगा। ये कौन अलग करेगा भाई? ये प्लांट अपना एक सिस्टम है जो कि वो अपना ये सारा काम करता है, हम नहीं जाएंगे उसको अलग करने के लिए, है ना। ये प्लांट अपना हर कुछ करता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब इन सभी के मदद से लाइट को एब्जॉर्ब करना, उसके बाद उसको केमिकल में बदल देना, उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल को दो अलग अलग पार्ट में बांट देना, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। इन सब के होने के बाद अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये इन्वायरमेंट से ले रहा था, इसको ये कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हाँ, कन्वर्ट ये तभी करेगा जब ऊपर का ये तीनों का तीनों फंक्शन हो चुका हो तब। याद रखिएगा हमेशा कि जब तक लाइट एनर्जी को आप कैप्चर नहीं करेंगे, जब तक उसको केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप वाटर को हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन को अलग नहीं करेंगे, तब तक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस नहीं चालू हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में। उसके बाद इस कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, और यही वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक एनर्जी के रूप में प्लांट अपने पास रखता है और उसको अकॉर्डिंग टू नीड यूज भी कर लेता है। अब इसको समझेंगे तो हालांकि आपके मेन एनसीईआरटी जो बुक है आपका, उसमें ये 3 ही प्रोसेस दिया हुआ है। उसको हम लोग ये वाला जो स्प्लिटिंग वाला था इसको अलग कर दिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, है ना। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप 3 पॉइंट भी ले दी, उसको तीसरे वाले में उसको एडजस्ट कर देते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे समझने के लिए इसको 4 पॉइंट में कर दिए हैं ताकि आपका ज़्यादा समझ में आ जाए आपको। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन सारे चीज़ों को जब किया जा रहा था तो एक केमिकल इक्वेशन हमारा तैयार हो रहा था, है ना। क्या केमिकल इक्वेशन तैयार हो रहा था जरा समझते हैं। 6CO2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हम लोग ले रहे हैं? हम लोग नहीं, मिली प्लांट कहाँ से ले रहा है? तो ये ले रहा है अपने इन्वायरमेंट से। उसके बाद 12 मॉलिक्यूल ये ले रहा है, यानी कि 12 मॉलिक्यूल ये ले रहा है वाटर का, कहाँ से? अंडरग्राउंड यानी कि सॉइल से ले रहा है बाय रूट। उसके बाद इसको मिल रहा था क्या? सनलाइट भी मिल रहा था, क्लोरोफिल भी मिल रहा था। तो ये चारों चीज जब आपस में मिल जाएगा तब जाके हमारा बनेगा C6H12O6, और ये आपके बुक में लिखा हुआ है कि ये है ग्लूकोज। याद रखिए, ग्लूकोज एक अलग फॉर्म है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो यदि यहाँ पे ग्लूकोज के बदले कार्बोहाइड्रेट भी यदि लिख दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक सेकेंड फॉर्म है हमारा ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज हमारा एक एनर्जी है जो कि प्लांट अपना बनाता है। तो क्या मिलेगा? सबसे पहले हमको ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, आप जो भी कह सकते हैं, वो मिलेगा पहला चीज। दूसरा चीज आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया गया था, और यही वो ऑक्सीजन है जिसको हम लोग अपने सांस लेने में यूज करते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझने में। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन भी टूट रहा था, तो अब इसके बाद हमको वाटर भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये हाइड्रोजन आपको पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच हो जाता है बाद में ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे आपको 3 चीज देखने को मिल गया। सबसे पहला ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो ग्लूकोज आपका एक एनर्जी के रूप में आप यूज करेंगे, ऑक्सीजन को आप सांस लेने के लिए यूज करेंगे। क्या ये वाटर आप पानी पीने के लिए यूज करेंगे? क्या प्लांट से आपको कभी पानी पीने को मिलता है क्या? नहीं। ये प्लांट अपने वाटर को एवोपरेट कर देता है, इन्वायरमेंट में उसको मिला देता है। ये आपको दिखता नहीं है क्योंकि ये एक एवोपरेशन का प्रोसेस है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो इन चारों चीजों को जब हम लोग प्लांट में देख रहे थे तो ये एक इक्वेशन हमारा तैयार हो रहा था। ग्लूकोज को हम लोग मेनली कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये है कि क्या का प्लांट ये जो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट को बनाया, क्या वो तुरंत यूज कर लेगा? बात समझिएगा।
ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और इस चीज को आप कनेक्ट कीजिएगा यहाँ पर। क्या प्लांट जो ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट जो बना रहा है, तो क्या ये तुरंत अपना जैसे बनाया वैसे यूज कर लेगा क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपके घर में तुरंत अभी चावल को खरीद कर लाया गया है, तो क्या आप तुरंत उसको बना देते हैं? नहीं, आप उसको पहले स्टोर करते हैं ना। यदि आपके पास कोई बॉक्स रहता है तो उसको आप उसमें डालते हैं, फिर उसे निकाल कर आप अपना चावल को बनाते हैं। उसी प्रकार से प्लांट भी डायरेक्टली या फिर तुरंत अपने अपने कार्बोहाइड्रेट को, अपने ग्लूकोज को तुरंत यूज नहीं करता है। उसको सबसे पहले वो अपने ही प्लांट के बॉडी के अंदर उसको स्टोर करके रखता है, और कार्बोहाइड्रेट को वो मेनली स्टोर जब कर देता है तो वो हम लोग कहला जाता है स्टार्च। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को जब प्लांट स्टोर कर लेता है तो वो हमारा कहलाता है स्टार्च। और ये स्टोर क्यों करता है? क्योंकि उसको जब भविष्य में या फिर किसी समय बाद यदि उसको कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज चाहिए तो वो वहां से ले सकता है। तो सबसे पहला ये हो गया कि ये जो ग्लूकोज है या फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट ये तुरंत बनाता है और तुरंत यूज नहीं करता है। इसको पहले वो अपना स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखने का एक ही रीजन है कि आगे भविष्य में जब भी उसको उस चीज का जरूरत पड़े तो वो वहां से ले सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब वो प्लांट अपने बॉडी के अंदर स्टोर करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? तो उसके बाद लेकिन ये तो हो गया प्लांट में। उसी प्रकार से एनिमल में भी होता है। मान लीजिए कि हम अभी तुरंत खाना खाए हैं, और क्या खाना खाने के बाद जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, क्या हम लोग उसको तुरंत यूज कर लेते हैं क्या? तो सवाल है नहीं। मान लीजिए यदि तुरंत यूज करते, मान लीजिए यदि हम लोग उसको तुरंत यूज कर लेते, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए खाना खाएं, उससे हम लोगों को एनर्जी मिला और वो तुरंत खत्म भी हो गया, तो बाद में हमारे पास एनर्जी नहीं बचता। जब एनर्जी नहीं बचता तो हम लोग चल भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते, लिख भी नहीं पाते, पढ़ भी नहीं पाते, सो भी नहीं पाते, है ना। तो हमारा बॉडी भी एनर्जी को स्टोर करता है। और यदि ऐसा होता कि तुरंत फूड खा रहे हैं और तुरंत एनर्जी को यूज भी कर ले रहे हैं, तो हमेशा आपको दिन भर खाना ही खाना पड़ता। सोच लीजिए आप, है ना, दिन भर खाना खाना पड़ता, क्योंकि हर समय आप खाना खाते और उसी समय आपका एनर्जी भी कंज्यूम हो जाता, फिर खाना खाते फिर एनर्जी कंज्यूम हो जाता। मतलब ये कि आपको दिन भर खाना खाना पड़ता, लेकिन ऐसा हमारा बॉडी नहीं करता है। नेचर बड़ा सोच समझ के हमारे बॉडी को बनाया है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। वो एक हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम दिया हुआ है कि आप एनर्जी को क्रिएट कीजिए अपने अंदर और उस एनर्जी को अपना स्टोर करके रखिए, ताकि उसको बाद तक बहुत समय तक आप यूज कर पाए। इसीलिए तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो 6 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है, और 6 घंटे तक हम लोग यदि लगातार भी काम करें तो काम कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब 6 घंटे के बाद हमें भूख लगना चालू हो जाता है, क्योंकि उस समय एनर्जी हमारा खत्म हो चुका होता है। तो याद रखिएगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एनर्जी वो अपना तुरंत यूज नहीं करता है, उसको स्टोर करके रखता है, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी उसको यूज किया जा सकता है ना। तो प्लांट भी वो अपना काम करता है, एनिमल भी। लेकिन प्लांट जब अपने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च। लेकिन जब एनिमल यानी कि हम लोग अपने एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। कोई दिक्कत नहीं समझने में? यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप हमारे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। अब सवाल ये है कि ये तो हो गया कि चलिए यहाँ तक हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो गया, केमिकल इक्वेशन भी देख लिए, स्टोर करने का भी तरीका देख लिए। क्या ये हर जगह पे सेम चीज होता है क्या? हर एक प्लांट में, हर एक जगह पे क्या है ये हर चीज सेम होता है क्या? तो जवाब है नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं डेजर्ट एरिया का। मान लीजिए हमारे इंडिया में डेजर्ट सबसे ज्यादा यदि कहीं पे पाया जाता है, मरुस्थल, तो वो है हमारा राजस्थान में। राजस्थान में फूड बनाने का जो प्रोसेस है प्लांट का, वो थोड़ा सा अलग है। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि इंडिया ही का पार्ट है हमारा राजस्थान, और यहाँ पे प्लांट का जो फूड बनाने का जो तरीका है, कार्बोहाइड्रेट को जो बनाने का तरीका है, वो बिल्कुल ही अलग है। क्या है इसको समझते हैं। इसको आपके बुक में लिखा हुआ है, डेजर्ट प्लांट के बारे में लिखा हुआ है। क्या है समझते हैं इसको। सबसे पहले डेजर्ट एरिया में
जो भी हमारे प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे कैक्टस होते हैं और बबूल होते हैं, फिर से ताड़ का पेड़ होता है, ये सब जो पेड़ होते हैं ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से गेन करता है। याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है डेजर्ट एरिया में प्लांट इसको रात में गेन करता है और सुबह सनलाइट के प्रेजेंस में अपने भोजन को बनाना चालू कर देता है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये बात कर रहे हैं कि डेजर्ट एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रात में लेता है, बल्कि खाना यानी कि अपना भोजन, अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना ग्लूकोज वो दिन में सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वहां का हीट टेम्परेचर। वहां का हीट टेम्परेचर, हालांकि डेजर्ट एरिया में प्लांट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपको मालूम होगा कि जब हम लोग गैस को हीट करते हैं तो वो एवोपरेट हो जाता है। उसी प्रकार से राजस्थान में इतना दिन में गर्मी रहता है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी के कारण, हीट के कारण एवोपरेट होकर एनवायरनमेंट में बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए प्लांट उसको यूज कैप्चर नहीं कर पाता है दिन में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन रात में वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंड रहता है, क्लाइमेट वहां का बहुत अच्छा रहता है, इसके कारण वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है और सुबह अपने सनलाइट के प्रेजेंस में भोजन को बनाता है। तो अब ये सवाल एक और आपके मन में हो सकता है कि प्लांट दिन भर 24 घंटा अपने बॉडी के अंदर फूड बनाता रहता है क्या 24 घंटा? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसके डेफिनेशन में हम लोग ये देखे थे कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या रात में आपको सनलाइट देखने को मिलता है? जवाब है नहीं। जब रात में सनलाइट नहीं है तो क्या आपको रात में फूड बनता हुआ प्लांट में आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि इसके डेफिनेशन में ही है कि इसको फूड बनाने के लिए सनलाइट का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि फिर डेजर्ट प्लांट में और बाकी एरिया के प्लांट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल ये है कि डेजर्ट एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रात में गेन करता है, क्योंकि दिन में बिकॉज ऑफ हीट टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है, जिसके कारण वो कैप्चर नहीं कर पाता है। लेकिन रात में क्लाइमेट ठीक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना लेकर दिन में सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाना शुरू करता है। इसमें यह था कि इसमें आपको जब चाहे तब आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया के अलावा जो हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो लगभग मॉडरेट क्लाइमेट है, लगभग ठीक ठाक है ना। आपको हर समय कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा इन दोनों में डिफरेंस। तो यहां तक में कोई भी समस्या? अब सवाल ये है कि हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कैसे लेता है? इसके पास तो कोई नाक है नहीं। दूसरी बात कि प्लांट वाटर को कैसे अपने अंदर कंज्यूम करता है? इसके पास कोई मुंह तो है नहीं, हमको तो ऐसा देखने को नहीं लगता है। लेकिन इसके पास नाक भी है और इसके पास मुंह भी है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, उसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। याद रखिए, सबसे पहली बात ये कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने अंदर लेता है, वाटर को भी अपने अंदर लेता है, लेकिन इसके पास ना कोई खास नाक है ना कोई मुंह है, लेकिन इसके पास स्टोमाटा है। यहां तक में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट के आप कमेंट कीजिए। अब सवाल है कि यह आखिर किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, किस प्रकार से इस वाटर को एवोपरेट कर देता है। अब समझते हैं इस चीज को। हम लोग इसको मेनली कहते हैं स्टोमाटा। क्या है जरा देखते हैं। ये आपके सामने दो लीफ बना हुआ है, दो पत्ता बना हुआ है, एक ये पत्ता और एक ये पत्ता। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है। अब इस पत्ते के सरफेस पे, ऊपर पे जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नजारा देखने को मिलेगा। अब ये इस प्रकार का नजारा क्या है इसको समझते हैं। इस लीफ के ऊपर वाले सरफेस पर, इस वाले सरफेस पर आपको मेनली तीन चीज देखने को मिलेगा। सबसे पहला है गार्ड सेल, दूसरा है आपका स्टोमेटल पोर और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या है समझते हैं इस चीज को। जब आपका प्लांट
प्लांट का लीफ जब कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से गेन करता है तो उस समय पे इस लीफ का ये जो गार्ड सेल आप दोनों देख रहे हैं ये दोनों अलग हो जाता है। याद रखिएगा क्या कि जब प्लांट या फिर प्लांट का लीफ अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, गेन करता है एनवायरनमेंट से, तो उसका जो गार्ड सेल है यदि वो पहले ऐसा रहता है तो वो इस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार का होने का एक ही मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली बाहर से अंदर प्लांट की ओर आ सके। तो गार्ड सेल ये हमारा दो आपको रेड डॉट जैसा दिख रहा होगा, ये हमारा गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल काम क्या कर रहा है, यहाँ पे हमको प्लांट के अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा उसको एंटर करने में मदद कर रहा है। कौन? गार्ड सेल। गार्ड सेल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, यानी कि ऊपर में भी नीचे में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है तो गार्ड सेल अपने आप को अलग कर देता है, जिसके कारण स्पेस हो जाता है और इस स्पेस के द्वारा हमारे प्लांट के बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। जाने के बाद फिर ये फिर ये गार्ड सेल अपने आप को दोबारा इस प्रकार से कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब सवाल ये है कि हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े थे कि प्लांट यानी कि हमारा जो लीफ है, जो पत्ता है, वो वाटर को भी एवोपरेट करता है। ये भी इसी से होता है, हमारा स्टोमाटा से ही होता है। कैसे? पहले ऐसे था, प्लांट के अंदर वाटर बन गया तो ये गार्ड सेल को कहेगा कि देखो भाई हम वाटर हैं, हमको एवोपरेट होना है, हमको बाहर जाने दो। तो गार्ड सेल क्या करेगा, अपने आप को खोल देगा, यानी कि अपना जो गेट है वो खोल देगा और अंदर से वाटर बाहर चला जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पर आपको गार्ड सेल का फंक्शन दिख रहा होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ये है आपका गार्ड सेल का फंक्शन। यहाँ पे गार्ड सेल दोनों चीज का एक्सचेंज करता है, वाटर का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेता है और वाटर को एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, वो भी किससे? स्टोमेटल पोर्स से। ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, ये वाला एरिया यहाँ पे, ये है हमारा स्टोमेटल पोर। बात समझ में आ गया? कोई भी समस्या? तो गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग का काम है हमारा। एक और बात, जब इस स्टोमेटल पोर में यानी कि प्लांट के लीफ में जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा तो हमारा लीफ क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। और जब वाटर इसे बाहर जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट का काम हमेशा स्टोमाटा में चलता रहता है। और ये हमारा करता कौन है? तो ये हमारा करता है गार्ड सेल। इसीलिए इसका नाम पड़ा है गार्ड, क्योंकि ये गार्डिंग का काम करता है। गेट को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ये हमारा गार्ड सेल का काम है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का दिखने को मिल रहा होगा, ये हमारा है क्लोरोप्लास्ट। हालांकि क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है लेकिन मार्कर के अभाव के कारण खैर, तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्लू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये है हमारा बीच का एरिया स्टोमेटल पोर, और इसी से हमारा वाटर का और गैस का एक्सचेंज चालू होता है। तो आप जरा देखिए कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाता है तो इसका शेप इस प्रकार से खुल जाता है, और जब वाटर इससे बाहर चला जाता है तो ये दोबारा अपने शेप में आ जाता है, यानी कि ये अपना सिकुड़ जाता है, श्रैंक हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट और दोनों वो सेकेंड। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसको फिर से हम लोग अपना आपके कमेंट को हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा स्टोमाटा का केस। और स्टोमाटा के केस में हम लोग मेनली ये देखते हैं कि गार्ड सेल ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। और इस प्रकार का हमारा दो केस है। जब ये तब का केस है जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा होता है, और ये तब का केस है जब हमारा वाटर बाहर जा चुका होता है और ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आ चुका होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या प्लांट केवल गैस का एक्सचेंज या फिर वाटर का एक्सचेंज इस स्टोमाटा से ही करता है क्या? सवाल ये है। तो जवाब है नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द वाटर और गैस का जो ये एक्सचेंज करता है अपने बॉडी के अंदर और एनवायरनमेंट के बीच में, वो स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। और ये स्टोमाटा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लीफ के सरफेस पे। लेकिन स्टोमाटा के बाद भी ये इनके पास ऐसा माध्यम है जहां से कि वाटर और गैस एक्सचेंज कर सकता है, वो है आपका रूट और स्टीम। रूट
जड़, स्टीम, मान लीजिए यदि इसके पास टहनी है इस प्रकार का, तो ये हो गया हमारा स्टीम, और इस स्टीम से ये अपना वाटर का और गैस का एक्सचेंज करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द वाटर और गैस का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा स्टोमेटल पोर से होता है, स्टोमाटा से होता है, लेकिन रूट और स्टीम से भी होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे हमारा पूरा का पूरा एंड होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि है तो आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा समझिए, और आपको गारंटी है कि हर चीज समझ में आएगा। तो हालांकि एक बार हम लोग इसको फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। फटाक से रिवीजन करते हैं कि डेफिनेशन इसका ये है कि लाइफ प्रोसेस में, यानी कि अपने ज़िंदगी को जीने के लिए आपको जो भी डेली फंक्शन करना पड़े वो हो गया हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमको मेनली 4 स्टेप पढ़ना होता है। पहला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। न्यूट्रिशन मेनली एक प्रोसेस है जिस दौरान हम लोग अपने भोजन को खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। रेस्पिरेशन, उस भोजन से जो हमको एनर्जी मिलेगा वो हो गया हमारा रेस्पिरेशन। याद रखिएगा ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। और यहाँ पे जो एनर्जी हमको मिल चुका है उस एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा हर एक सेल तक, वो हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में। और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में मेनली हम लोग पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमारे सेल तक होता है। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, सेल अपना एनर्जी उससे बना लेगा, कंज्यूम कर लेगा, उसको अपने आप को वो डेवलप कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा, वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा अपने आप को। उसके बाद जो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में उसके पास बचेगा उसको हम लोग निकालेंगे एक्सक्रेशन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें हम लोग को मेनली किडनी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आए थे अपने न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन प्लांट में न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या होता है, फूड में पाया जाने वाला बेसिक 3 कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये आपको हर एक फूड में देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग मेनली कंपोनेंट ऑफ फूड भी कहते हैं। और यदि आपको इन तीनों को एक साथ कहने का मन हो तो आप न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट को 2 अलग अलग भाग में बांटे थे। न्यूट्रिशन इन प्लांट को नहीं बांटे थे, मेनली हम लोग न्यूट्रिशन को बांटे थे 2 अलग अलग भाग में। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में जो अपना भोजन अपने से बना ले, और हेटरोट्रॉपिक में जो दूसरे पे डिपेंड हो। किस पे? ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल था प्लांट और कुछ बैक्टीरिया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग और फंगी। तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, ये इन्वायरमेंट से सनलाइट और वाटर को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने इन्वायरमेंट से लेगा, सनलाइट को भी अपने इन्वायरमेंट से लेगा, वाटर को अपने बाय रूट अंडरग्राउंड से लेगा, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एक मेनली हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा चीज वो सनलाइट को कैप्चर करने में भी मदद करता है। उसके बाद बायोलॉजी कहता है कि इन चारों चीजों को तो इसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी इसको कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम भी इसको चाहिए। और जब भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बात हो तो याद रखिएगा हमेशा किसके बारे में बात हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में। दूसरा चीज सनलाइट और क्लोरोफिल। जब इन चारों चीजों को हम लोग मिला देते हैं तो हमारा उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन बड़ा आसान है, यहाँ पे इसको आप देख के कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम लोग प्रोसेस को पढ़े थे कि आखिर ये जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन को बना रहा है तो इसके पीछे क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से बना रहा है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करेगा, कैप्चर करने के बाद उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग, 2 अलग अलग चीजों में बांट देगा। बांटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज तभी होगा जब ये ऊपर का 3 स्टेप हो चुका होगा तब, इसके पहले ये नहीं होगा। तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन भी तैयार हो गया था, इसको हम लोग जान चुके हैं। और ग्लूकोज को मेनली हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही एक अलग फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लांट इस ग्लूकोज को या फिर इस कार्बोहाइड्रेट को, ये एक एनर्जी के रूप में काम होता है, ये एनर्जी ही है प्लांट का। तो ये डायरेक्टली तुरंत अपना यूज ये नहीं कर लेता है, इसको स्टोर करके रखता है ताकि फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो उसको यूज कर पाए। तो जो स्टोर्ड फॉर्म में जो वो उसको जो कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर करता है उसको हम लोग कहते हैं स्टार्च, और ये स्टार्च के रूप में ही उसको स्टोर करता है। लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स में जो हम लोग अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो होता है हमारा ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। कोई दिक्कत नहीं समझने में।
इसके बाद हम लोग पढ़े थे अपना डेजर्ट वाला केस। डेजर्ट वाले केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रात में लेता है और सनलाइट के प्रेजेंस में दिन में अपना भोजन बनाता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि दिन में कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं मिल पाता है, क्योंकि दिन में सनलाइट के हीट के टेम्परेचर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एवोपरेट हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर ऊपर इन्वायरमेंट में चला जाता है। इसके लिए वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेता है और दिन में अपना भोजन बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद हम लोग पढ़े स्टोमाटा का फंक्शन क्या था, गार्ड सेल का फंक्शन क्या था, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गार्ड सेल हमारा मेनली स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है, इसीलिए इसका नाम है गार्ड सेल। और गार्ड सेल में ये हमारा स्टोमेटल पोर है, जहाँ पे कि गैस का एक्सचेंज और वाटर का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा पूरा का पूरा था, हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक था यहाँ तक। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे कि क्या हाँ इसी में हम लोगों का एक और टॉपिक था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल स्टोमाटा के अंदर आएगा तो वो एक्सपेंड हो जाएगा, और जब वाटर उससे रिलीज होगा तो वो इस प्रकार से अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा आज का क्लास था। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप पूछिए। इसके बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम लोग उसी प्रकार से डिटेल में पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े थे। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए। यदि डाउट नहीं है तो, यदि डाउट है, हालांकि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और यदि इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है ओरिजिन लर्निंग स्टेशन, जाकर वहाँ से ले सकते हैं। बाकी आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास 10th में अभी आप हैं, आपका तैयारी बहुत ही ताबड़तोड़ होना चाहिए, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और अपने हेल्थ पे हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लास 10th में आप एक भी दिन बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं।